एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थी गणों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम लोगों ने अभी तक जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग एक नए टेंस के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, अनुवाद के नियम क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखी जाती है, ये तमाम प्रकार की बातें आज हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे। तो अगर आप लगातार पिछला वीडियो जो डेली का डेली हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप लोग डेली देखते हैं तो निश्चित रूप से आगे के चीज़ें जो हम लोग आगे पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहली और मुख्य जो बात है वो है कि हम लोग कैसे किसी टेंस को पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसकी पहचान आती है। तो पहचान बेहद आसान, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि कैसे किसी भी टेंस को आप पहचानेंगे कि यह टेंस जो है किस फॉर्मेट का है या किस टेंस में ये लिखा हुआ है। अगर कोई हिंदी वाक्य दिया हुआ है तो किस टेंस का है वो, ये चीज़ पहचानने के लिए जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको, अगर आपको वो स्मरण हो तो निश्चित रूप से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैंने बताया क्या था, मैंने बताया था कि जैसे यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको कैसे पहचानेंगे कि अब हम इसके नाम से ही जो है इसकी बनाने का प्रयास करते हैं कि इसकी जो पहचानने का नियम क्या हो सकता है। तो जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो मैंने कहा था कि कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा रही रहे, और पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट का मतलब था थी थे, तो रहा था रही थी रहे थे, और बीच में अगर परफेक्ट आता है तो मैंने कहा था कि समय का भी यहाँ पे जिक्र हो जाएगा तुरंत। तो इसका मतलब है कि रहा था रही थी रहे थे ही होगा, लेकिन उसमें समय जरूर दिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वह सोमवार से स्कूल जा रहा था। अब वह सोमवार से स्कूल जा रहा था तो इसको कैसे समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि था थी थे है तो पास्ट है, रहा रही रहे है तो कंटीन्यूअस है, और समय भी दिया हुआ है उसमें तो वह परफेक्ट भी है। तो इसका मतलब है कि वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो ये एक पहचानने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे आप लोग जैसे मान लीजिए सब कुछ आप भूल जाते हैं तो फिर उसको कैसे पहचानेंगे कि हम इसको किस टेंस में इसको लिख सकते हैं। तो इसको पहचानने का जो ये ट्रिक है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है कोई गलती नहीं करेंगे और आप टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो हमने पढ़ाया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान क्या हो गई, रहा था रही थी रहे थे, और समय जरूर दिया होगा इसमें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है समय के साथ, माने समय भी होगा उसमें, यानी समय का जिक्र होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि अगर ये पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसकी बनाने का नियम क्या है। तो नियम इसका बनाने का यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में, याद करिए जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन दोनों को लिखा था। हैज़ बीन और हैव बीन को, तो हैज़ बीन एक वचनकर्ता के साथ लगती थी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता था। लेकिन अब यहाँ पे एक ही सहायक क्रिया है, तो इस टेंस में ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छी बात है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें यह सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको कि इसमें हम हैड लगाएं या कोई अन्य सहायक क्रिया लगाएं। तो केवल एक ही जब सहायक क्रिया है हैड बीन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैड ही जो है हैड बीन ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने एक चीज़ और बताई थी कि रहा, ये कि वो सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जो मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की, वो अगर याद करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने। जैसे मैंने कहा था कि रहा रही रहे जहाँ भी आप देखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आप जोड़ेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे।
तो इस तरीके से अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे दिए होंगे और कैसे हमको उसको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है आपको, वे सोमवार से किताब खरीदने जौनपुर जा रहे थे। तो अब रहा था रही थी रहे थे आ गया, और इसमें समय भी दिया हुआ है, टाइमिंग भी दी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सोमवार से, यानी एक आपको टाइमिंग का भी ज्ञान है, और यहाँ पे रहा था रही थी रहे थे दिया हुआ है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे पहचान सकते हैं। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फिर से वही कर्ता फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। अगर नहीं दिया हुआ है तो नाट के बारे में मैंने बताया था। अगर दो सहायक क्रिया प्रयोग हो रही है, जैसे हैड और बीन, दो सहायक क्रिया हो गई। अब इन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही आप नाट का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपको कोई गलती ना हो। तो चलिए हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। अब यहाँ पे बताइए क्या लगेगा? हैड बीन लग जाएगा। नाट नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख देंगे हैड बीन। अब गोइंग, अब कहाँ जाना है? तो जौनपुर। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से वही बात, फिर से वही ट्रांसलेशन है कि किताब खरीदने, तो ना ने नी शब्द में लगा है तो इसमें टू लगाना पड़ेगा हमको, ये नियम है। टू लगा के जिस क्रिया में ना ने नी लगा रहेगा उसमें हम लोग टू लगा करके यहाँ पे सीधे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बाई बुक। अब यहाँ पे सोमवार से लास्ट में ये लिखा जाएगा। तो सोमवार से मतलब सिंस, क्योंकि सोमवार निश्चित समय है, का निश्चित समय है, तो जो समय निश्चित होगा, जिसको हम एक सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं भाई ये समय है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन जहाँ पर समय निश्चित नहीं होगा वहाँ पर फार का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से। तो कौन सा 2 घंटा? 12 से 2 बजे के बीच वाला या 2 से 4 बजे, ये कंफर्म नहीं है वहाँ पे, तब वहाँ पे फार का प्रयोग आप करेंगे। जैसे 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, पता नहीं कौन सा 2 हफ्ता 3 हफ्ता, 2 महीने से, 3 महीने से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से। तो इस तरीके से अगर वाक्य आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर निश्चित समय है, जैसे 5 बजे से 6 बजे से, तो निश्चित समय है, तब वहाँ पे हम लोग जो है सिंस का प्रयोग है। जैसे सोमवार से मंगलवार से निश्चित समय है, ये निश्चित दिन है, तो इसका मतलब है कि हम लोग वहाँ पर सिंस का प्रयोग जरूर और जरूर करेंगे। अदरवाइज अगर फार का प्रयोग करेंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस मंडे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। और ये बहुत ही सरल ट्रांसलेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो आप प्रैक्टिस अगर घर पे बराबर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और आप एक इंग्लिश के सिंसियर स्टूडेंट के रूप में भी पहचान अपनी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। अब चपरासी 2 घंटे से घंटी क्यों नहीं बजा रहा था, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव के तहत चला जाएगा।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, चूँकि रहा था रही थी दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग भी दी हुई है 2 घंटे से, तो इसका मतलब समय के साथ में रहा था रही थी रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कौन सा टाइप का सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस दोनों है। क्योंकि इसमें नहीं भी शब्द दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा रुचिकर ट्रांसलेशन है, और इसको आपको सॉल्व करने के लिए जो आपको नियम बताए गए थे उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई इसके अलावा उपाय नहीं है सही करने का। तो अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग किसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई की, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब बताइए, वाई के बाद यानी प्रश्नवाचक शब्द के बाद अब क्या लगेगा, तो तुरंत सहायक क्रिया लगेगी, तुरंत सहायक क्रिया लगेगी। तो इसकी सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन, हैड। अब यहाँ पे रुक जाइए, हैड बीन तो सहायक क्रिया आप सोच रहे हैं कि हैड बीन लिख दिया मैंने, उसके बाद तुरंत कर्ता लिखा जाएगा और कर्ता के बाद नाट लिखा जाएगा। तो हैड बीन के बाद दे और उसके बाद नाट, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब दो सहायक, अगर मान लीजिए केवल सहायक क्रिया आपकी हैड होती तो यहाँ पे दे और नाट लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें 2 सहायक क्रिया है तो उन 2 सहायक क्रियाओं के बीच एक हैड है और एक बीन है, तो हैड और बीन इन दोनों के बीच में ही हम लोग कर्ता और उसके बाद नाट को लिखेंगे, यानी कर्ता और नाट इन्हीं दोनों के बीच में ही लिखा जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वाई हैड, अब यहाँ पे चपरासी मतलब प्यून, अब नाट, प्यून के बाद तुरंत नाट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाट का ही पोजीशन है। अब बीन इसके बीच में, यानी प्यून और नाट के बीच में बीन मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो प्यून नाट, अब यहाँ पे हो जाएगा बीन। अब यहाँ पे रिंगिंग बेल। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 2 घंटे से, तो निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो क्या ये कोई घंटा जो है वो फिक्स है कि कितने बजे से कितने बजे तक, ये कोई फिक्स है? केवल उनका मेजरमेंट बता रहा है कि हाँ 2 घंटे 3 घंटे, ये एक क्वांटिटी बता रहा है, न कि किस, यानी जो 2 घंटे की बात कर रहा है कौन से 2 घंटे वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात को समझिएगा आप लोग कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है। जैसे 2 से 4 भी 2 घंटे होता है, 12 से 2 भी 2 घंटे होता है, 7 बजे से 9 बजे तक भी 2 घंटे होता है, तो कौन सा 2 घंटा, यहाँ पे इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो इसलिए यह अनिश्चित समय में चला जाएगा और यहाँ पर अब सिंस न लग के बल्कि फा लगा। अगर यहीं पे 2 घंटे की जगह पे यहीं पे ये दे देता कि 2 बजे से, तो फिक्स टाइमिंग हो गया भाई 2 बजे से, तो यहाँ पर अब वहाँ पर तुरंत क्या लग जाता, आपका सिंस लग जाता। लेकिन यहीं पे अगर 2 घंटे से कह दिया है तो वहाँ पर फार लगेगा, चूँकि 2 घंटा कोई निश्चित टाइम स्लॉट के बीच का जो है इंटरवल जो बता रहा है, तो किस टाइम स्लॉट के बीच में बता रहा है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, हम लोग फार का ही प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे रिंगिंग बेल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार लगेगा, फार 2 हार्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे आप 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि फॉर 2 आवर्स ऐसे लिख देते हैं, चूँकि इंग्लिश पढ़ रहे हो आप तो हर चीज़ इंग्लिश में लिखा होना ज़रूरी है, तो इसमें मैथ मत लिख दीजिए कि ये 2 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका रंग हो जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, ये वाला सही है, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही लिखना है 2 को, 2, 3 जो भी आपका टाइम दिया हो वो पूरा इंग्लिश में ही आपको लिखना है, न कि उसको जो है आप लोग मैथमेटिक्स में 1, 2 की तरह लिख दीजिए, तो वहाँ पे गलत होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं।
अब इसको देखिए, ये भी उसी तरीके से है कि वह सोमवार से फिल्म देखने कहाँ जा रहा था। अब रहा था रही थी है, टाइमिंग भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ये प्रश्नवाचक भी दिया हुआ है। कहाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता को लिखेंगे, उसके बाद अगर नाट दिया हुआ है तो कर्ता और नाट जो है कहाँ लिखेंगे, तो हैड और बीन के बीच में ही लिखेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहीं पे मोस्टली एरर्स होती है आपकी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर कि कहाँ है, तो वेयर के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बीन, तो हैड और बीन के बीच में बताया था कर्ता को और नाट को लिखते हैं, तो नाट इसमें तो दिया नहीं है, नाट का जिक्र कहीं नहीं है, तो हैड ही, अब इसके बाद तुरंत बीन लिख देंगे, हैड ही बीन। अब गोइंग हो जाएगा, गोइंग। अब गोइंग के बाद अब फिर से यहाँ पे बात आती है कि फिल्म देखने, तो ना ने नी जिसमें लगा रहेगा, उसके लिए मैंने जो नियम बताए थे कि कैसे उसको आपको समझना है और सॉल्व करना है, तो जिसमें ना ने नी लगा रहता है उसमें हम लोग टू लगा करके पूरे ट्रांसलेशन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे टू जरूर लगेगा, टू वॉच द मूवी, टू वॉच द मूवी। अब फ्राम मत लिख देना से देख करके, यहीं पे गलत भी हो सकता है, आधे लड़के जो है याद नहीं रहता है तो फ्राम भी लिख देते हैं। तो चूंकि इसमें निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, पहले इसका डिसाइड आप करेंगे, तो देखेंगे कि निश्चित समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस मंडे। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन करते चलें जिससे कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन सके। ठीक है, तो अगला ट्रांसलेशन हम लोग लिखते हैं। अगला ट्रांसलेशन लिखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आप कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रांसलेशन पढ़ा दिए गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सोचने का प्रयास करिए कि कौन शब्द आया है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, किसको सबसे पहले लिखेंगे, कौन सा वाक्य जो है उसके बाद लिखा जाएगा। तो आप सेल्फ इसको करने का प्रयास करिए, फिर मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा बच्चा, पूरा एक वाक्य हो गया, तो कौन सा बच्चा पूरा एक वाक्य है। कौन की इंग्लिश क्या होती है, कौन की इंग्लिश होती है हु। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कौन सा, कौन सी, कौन से, तो उसकी इंग्लिश हो जाती है विच। ठीक है, तो हु और विच में अंतर समझ लीजिए। कौन की अंग्रेजी होती है हु और कौन सा, कौन सी, कौन से का अंग्रेजी होती है विच। तो कौन सा बच्चा, तो क्या हो जाएगा विच चाइल्ड। अब यहाँ पे बताइए कि समय, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, समय भी दिया हुआ है, समय और रहा था, रही थी, रहे थे भी है, तो इसका मतलब है कि कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये हेल्पिंग वर्ब, यानी ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, और चूंकि नाट भी दिया हुआ है तो हैड नाट के बाद ही बीन लगेगा, बीन। अब यहाँ पे पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ पे सिंस, अब चूंकि सुबह से निश्चित समय है का निश्चित समय है, तो ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय है तो सिंस लगेगा।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला ट्रांसलेशन देखते हैं, उसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग साफ करिए, कितने बच्चे सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे थे। तो अब यहाँ पर कितने बच्चे, तो मैंने बताया था कितने की दो इंग्लिश होती है, एक होती है हाउ मच, एक होती है हाउ मेनी। तो हाउ मच कहाँ लगता है और हाउ मेनी कहाँ लगता है, पहले ये समझ लीजिए। तो हाउ मेनी वहाँ पे लगेगा जिन चीज़ों की गणना हम लोग कर सकते हैं, जैसे कितने स्कूल, कितनी कलम, कितनी कापी, वो इनकी गणना हो सकती है। तो जिनकी गणना हो सकती है वह चीज़ें जो है हाउ मेनी के साथ लिखी जाएंगी, और जो चीज़ें द्रव अवस्था में है, जैसे कितना दूध, कितना पानी, तो आप ऐसे तो बोलते नहीं हैं कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध, क्या आप उसे गिन ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप गिन नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर जिन चीज़ों की काउंटिंग नहीं हो सकती, यानी जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप लोग ये भी सोचेंगे कि सर दूध तो नापा जाता है, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तो जब आप किसी पैमाने से उसको नापेंगे तब वहाँ पर हाउ मच न लग के हाउ, चूँकि जब जैसे ही काउंटिंग आप शुरू किए कि 1 लीटर दूध की, या किसी पैमाने से नाप रहे हैं कि 1 लीटर दूध है, 2 लीटर है, या 1 लीटर तेल है, या 3 लीटर पानी है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपने बना दी और वो चीज़ें जो है उसी के अकॉर्डिंग काउंट हो रही हैं। तो जब काउंटिंग शुरू हो गई उसकी, तब आप वहाँ पे हाउ मच का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी लीटर्स मिल्क, या कितने लीटर दूध, कितना लीटर पानी, हाउ मेनी लीटर्स वाटर। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तब वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग नहीं होगा। जब आप पैमाना बना देंगे कि इस पैमाने से नाप रहे हैं, लीटर से माप रहे हैं, तो वहाँ पर हाउ मच न लग के हाउ मेनी तब लगेगा। लेकिन अगर सिंपली केवल हम लिक्विड की बात करें, जैसे केवल तेल की बात करें, कितना तेल, कितना दूध, कितना पानी, तब वहाँ पर आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह अंतर बेसिकली आप लोग इसको समझते रहिएगा कि कभी कभी ऐसे भी यहाँ पे बातें आ जाती हैं कि आपको समझ में आएगा कि वो लिक्विड है तो हम लोग हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ लग जाएगा हाउ मेनी। तो क्यों लगेगा, उसके पीछे मुख्य कारण जो है वो यही है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कितने बच्चे काउंटिंग हो सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बच्चे आ रहे थे तो बहुवचन हो गया, बहुवचन है चाहे एक वचन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हैड और इसके बाद नॉट तुरंत लगेगा और बीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में इनफैक्ट आपको आ गया होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे आना का अंग्रेजी होती है कम, तो कम में आईएनजी जोड़ देंगे। कमिंग, कहाँ पे कमिंग, स्कूल। अब सोमवार से, चूंकि इसमें ये टाइमिंग आपको दे दी गई है, तो सिंस यहाँ पे हो जाएगा मंडे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग इसमें हेल्पफुल साबित हो पाएंगे, और इस तरीके से हम लोगों का पास्ट पूरा जो है वहाँ पे समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग अब जो है फ्यूचर की बात करेंगे अगले वीडियो में।
तो यहाँ तक आप लोग प्रॉपर रिवीजन करिए। अभी जो है हम लोग इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज का वीडियो होगा। उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के जितने भी अच्छे ट्रांसलेशनों का कलेक्शन है वो आपके बीच में ले आएंगे, तो उनको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और घर पे जो प्रैक्टिस बुक है उसको भी आप लोग सॉल्व करिए, जिससे कि आपका जो है ये पार्ट बिल्कुल ग्रामर का वो मजबूत हो सके। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।